नमस्कार। अर्थ मैटर्स के एक और ख़ास प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं माइक पांडे। पृथ्वी पर सबसे बहुमूल्य पदार्थ है पानी। देखा जाए तो ये अमृत के बराबर है। मरते हुए इंसान को पिला दिया जाए तो उसमें जान आ जाती है। रेगिस्तान में आ जाए तो रेगिस्तान भी हरा भरा हो जाता है। हमारा जिस्म भी 70% से ज़्यादा पानी है। हमारे देश में नदियों को पूजा जाता है, पर विडंबना इस बात की है कि इसके बावजूद हमारी नदियां विश्व भर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित और पोल्यूटेड हैं, और इसके जिम्मेदार हम हैं। वाटर पोल्यूशन क्या है और किस प्रकार हमारे परिवार को और हमको प्रभावित करता है, आज के इस एपिसोड में हम नज़दीकी से देखते हैं। पानी, जिसे अनादिकाल से सम्मान दिया जाता रहा है। पानी हमारे ग्रह पर सबसे कीमती और शक्तिशाली तत्व है, और इसी के बल पर पृथ्वी पर तमाम जीवन कायम रहता है। हमारी पृथ्वी एक जलीय ग्रह है। पृथ्वी की 75% से ज्यादा सतह पानी से ढकी है। पृथ्वी पर जितना कुल पानी मौजूद है, उसमें से 97% पानी खारा है। लेकिन इसमें से भी 2% उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ की शक्ल में जमा है और हमें उपलब्ध नहीं है। अब बचा 1%। इसमें से भी आधा प्रतिशत जमीन की सतह के नीचे भूजल की शक्ल में है, और बाकी आधा प्रतिशत बारिश, नदियों, झीलों और तालाबों के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है। यही आधा प्रतिशत पानी हमारी पृथ्वी को लाखों करोड़ों साल से जिंदा रखे हुए है। पानी पृथ्वी पर सबसे ताकतवर तत्व है। इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। सूर्य की किरणों से गर्म होकर ये जल कणों में बदलकर बादलों का रूप धारण कर लेता है, और फिर जब ये बादल ठंडे होते हैं तो वर्षा की शक्ल में पृथ्वी पर लौट आते हैं। ये प्रकृति का अनूठा जलीय चक्र है जो लाखों साल पुराना है। ये चक्र हमारे ग्रह पर साफ और शुद्ध पानी की लगातार आपूर्ति बनाए रखता है। ये पृथ्वी पर मौजूद पानी को कायम रखते हुए पृथ्वी को जीवंत बनाए रखता है। लेकिन पिछले 40 साल के दौरान इस सब में बदलाव आया है। विकास की तेज रफ्तार, अंधाधुंध प्रगति और पूरी दुनिया में हुई व्यापक खेती ने पृथ्वी के ताजे पानी के स्रोतों और भंडारों को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे न सिर्फ प्रकृति का चक्र प्रभावित हुआ है, बल्कि अरबों लोगों की जिंदगी भी संकट में पड़ गई है। आज दुनिया के 1.5 अरब से ज्यादा लोगों की पहुंच पीने के साफ सुरक्षित पानी तक नहीं है। सन 2025 तक ये संख्या बढ़कर 2.5 अरब तक हो जाएगी। हम सभी को जिंदा रहने और हमारी फसलों के लिए पानी की जरूरत होगी। लेकिन अनुमानों से पता चलता है कि हर साल करीब 1 अरब लीटर मानव मलमूत्र, कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट और खेतों से बहने वाला रासायनिक अपशिष्ट, जिसमें कीटनाशक और औद्योगिक कचरे में निकलने वाली भारी धातुएं होती हैं, वो सीधे ही हमारी नदियों में गिर जाती हैं। इससे न सिर्फ हमारी जल प्रणालियां प्रदूषित होती हैं, बल्कि ये हमारी आहार श्रृंखला में दाखिल होकर 1 अरब से ज्यादा लोगों, बच्चों और महिलाओं की सेहत और जिंदगी के लिए भी खतरा पैदा करती हैं। अनुमानों के अनुसार भारत में हर साल जल जनित बीमारियों से 25 लाख से भी ज्यादा बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं।
साफ पानी तक पहुंच न होने के अलावा ठीक से सफाई न होना भी इस समस्या की प्रमुख वजह है। पानी को प्रदूषित करने वाले जो सबसे जहरीले तत्व हैं, उन्हीं में से एक है हैवी मेटल। ऐसा खतरनाक नुकसान पहुंचाने वाली धातुओं में लेड यानी सीसा, कैडमियम और मर्क्यूरी शामिल है। इनकी वजह से मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता और फिर इनकी वजह से सोचने और तर्क करने जैसे काम प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ इन प्रभावों की वजह से व्यक्ति अपने अंगों का इस्तेमाल भी ठीक से नहीं कर पाता। गंगा हमारी पवित्रतम नदियों से भी पवित्र है। ये लाखों करोड़ों लोगों और किसानों की जीवन रेखा है। इसे असंख्य लोग जीवनदायिनी, एक मां का दर्जा देते हैं। कभी इसका पानी एकदम साफ और शुद्ध हुआ करता था, लेकिन अब इसे दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में शुमार किया जाता है। इस प्रदूषण का करीब 80% हिस्सा हमारे घरों से आता है। बिना शोधित किया हुआ मानव मलमूत्र और सीवेज रोजाना हमारी नदियों में डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ और खेतों से निकलने वाला कीटनाशक और रासायनिक द्रव्यों से लबरेज पानी इन नदियों में गिरता है। चमड़ा रंगने वाली फैक्ट्रियों से कैंसर पैदा करने वाले अपशिष्ट पदार्थ भी इनमें समा जाते हैं। स्वास्थ्य एजेंसियों और डॉक्टरों को चिंता है कि पानी में लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम जैसी भारी धातुओं की अधिक मात्रा और पैथोजेंस की मौजूदगी इंसानों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। विशेषज्ञों ने यमुना और गंगा के पानी को मानव द्वारा इस्तेमाल के अयोग्य बताया है। उनका तो यह भी कहना है कि ये तो खेती के लायक भी नहीं है। प्रयोगशाला में हुए परीक्षणों के नतीजे चौंकाने वाले हैं। पीने योग्य पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्वीकार्य स्तर प्रति 100 मिलीग्राम में 50 एमपीएन से कम होना चाहिए। ये कपड़े धोने और नहाने के लिए 500 एमपीएम से कम और खेती के लिए 1000 एमपीएन से कम होना चाहिए। हरिद्वार में गंगा में कॉलीफॉर्म का स्तर 5500 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर से ज्यादा है, यानी पीने के पानी वाले 50 एमपीएन के स्तर से तो ये कहीं ज्यादा है। कानपुर में नदी का पानी औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों की भारी तादाद की वजह से जहरीला हो जाता है। इस औद्योगिक कचरे में क्रोमियम भी शामिल होता है, जिसका इस्तेमाल शहर की टैनरीज में भी होता है और जो शहर के सीवेज में भी मौजूद होता है। हमारी लगभग सभी नदियों की स्थिति ऐसी ही है। राजस्थान में चंबल नदी की कहानी भी कोई अलग नहीं है। चंबल नदी यमुना की एक बड़ी सहायक नदी है और इसे भारत की एक ऐसी नदी के तौर पर जाना जाता है जो प्रदूषण से मुक्त है। लेकिन जैसे ही ये राजस्थान में कोटा में दाखिल होती है, ये साफ सुथरी नदी प्रदूषित पानी वाले एक ऐसे तालाब की शक्ल ले लेती है जिसमें खरपतवार और दूसरा ढेर सा कचरा नजर आता है। कोटा शहर के जितने भी गंदे नाले हैं, उन सब का गंदे नाले का पानी इस नदी में आकर गिरता ही है। साथ में जो प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन वगैरह है, वो भी इसमें आकर गिर रहा है। मैंने चंबल नदी का पानी घाट पे से पानी पिया है और आज स्थिति ये है कि यहाँ नहाने में भी दिल थोड़ा डरता है कि कुछ बीमारी ना हो जाए। जबरदस्त प्रदूषण के अलावा बांधों और बराजों का विकास और निर्माण भी हमारी नदियों का दम घोंट रहा है। जो मछुआरे नदियों के किनारों पर रहते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए नदियों पर निर्भर होते हैं, उन पर इस सब का बहुत ही बुरा असर हो रहा है। पकड़ी जाने वाली मछलियों की तादाद घटती जा रही है और मछलियों का आकार भी घटा है। कम से कम भी तो 100-150 प्रकार की मछली जमुना में रहा करती थी और अब इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 प्रकार की मछली रह गई है और नहीं सब खत्म हो चुकी है। वो प्रदूषण की वजह से ख़त्म हो गई। तमाम नाले पड़ रहे हैं काले इसमें जमुना में। सीवर खोदते हैं न जमुना में नाला बना देते हैं, सीवर खोदते हैं जमुना में नाला बना देते हैं।
घर से कूड़ा ला रहे हैं, उसमें भर के तेजाब भी भर रहे हैं, उसमें फेंक रहे हैं, सब चीज़ फेंक रहे हैं। इससे मच्छी मरती चली जा रही है, ख़त्म होती चली जा रही है। इसका असर मेंढकों, पानी के कछुओं और अनेक जल पक्षियों पर भी पड़ा है। कई प्रजातियां तो विलुप्त हो गई हैं और अन्य अनेक विलुप्त होने वाली हैं। खेतों से निकलने वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक हमारी जल प्रणालियों में समा जाते हैं, जिससे खरपतवार और एल्गी बढ़ती है। इससे नदी को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है, मछलियां मारी जाती हैं और जलीय आहार श्रृंखला के अन्य जीव भी। उद्योग धंधों के लिए यह जरूरी है कि वो अपने यहाँ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी गंदे पानी को साफ करने वाले संयंत्र लगाएं, ताकि नदी में इस पानी को छोड़ने से पहले इसे साफ किया जा सके और उसके रासायनिक तत्व दूर हो सके। देश की लगभग सभी नदियां प्रदूषित हैं और वो धीमी रफ्तार से बहने वाले कचरे ढोने वाले नाले बन गई हैं। यमुना भी एक ऐसी ही नदी है। दिल्ली इस नदी के किनारे पर बसी एक राजधानी है। दिल्ली एक विशाल महानगर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ की आबादी कई गुना बढ़ गई है, जिससे इस नदी और जमीन दोनों पर ही दबाव बढ़ा है। यमुना कभी एक ताकतवर नदी हुआ करती थी, लेकिन अब ये एक गंदा नाला बन चुकी है। शहर भर में फैले 25 बड़े नालों के जरिए नदी में 450 करोड़ लीटर से ज्यादा सीवेज और अपशिष्ट पदार्थों को रोजाना बहा दिया जाता है। लगातार बढ़ती कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों से निकलता सीवेज और औद्योगिक कचरा प्रदूषण के मुख्य कारण है। इस वजह से ये देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन गई है। सीपीसीबी के सर्वेक्षण के अनुसार यमुना का पानी ई श्रेणी में आता है, जिससे ये वन्य जीवों, मनोरंजन संबंधी गतिविधियों या कृषि योग्य भी नहीं रहता। यह माना जाता है कि नदी दिल्ली में दाखिल होने से पहले काफी साफ और प्रदूषण मुक्त रहती है, लेकिन जब ये वजीराबाद पहुंचती है तो इसकी दुर्गति शुरू हो जाती है। वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज के बीच इसमें 15 नालों के जरिए गंदा पानी गिरता है, जिससे ये किसी नदी के बजाय किसी खुले सीवर की शक्ल में बदल जाती है। प्रयोगशालाओं में हुए परीक्षणों से यह पता चला है कि इस पानी में भारी धातुओं, घातक रसायनों और कीटनाशकों की मौजूदगी है। दिल्ली में यमुना की कुल लंबाई करीब 22 किलोमीटर है, जो इस नदी का मुश्किल से 2% हिस्सा है, पर 70% से भी ज्यादा प्रदूषण इसी हिस्से में इसमें शामिल हो जाता है। हमें पानी में जो घना फोम नजर आता है वो रासायनिक अपशिष्टों की भारी मात्रा के कारण ही है। नदी के थाले में खास तौर पर गर्मियों में जो खेती होती है वो भी नदी को प्रदूषित करने में अपनी भूमिका निभाती है। यमुना दिल्ली की आबादी के लिए जल आपूर्ति करने वाला मुख्य स्रोत है। दिल्ली के 70% से ज्यादा निवासी इसी पानी को पीते हैं। 25 साल से भी ज्यादा की कोशिशों, कानून बनाए जाने, अनेकों योजनाओं और करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद यमुना आज भी पहले जितनी ही गंभीर रूप से प्रदूषित है। दिल्ली में 18 से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 10 कॉमन एफ्लुएंट प्लांट होने और हजारों वासियों को दूसरी जगहों पर बसाए जाने के बावजूद यमुना की सफाई पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। अगर आप शहर के अंदर मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर नजर डालें जो शहर के गंदे पानी को सीधे नदी में पहुंचा देते हैं, तो ये बात आपको बहुत चिंता में डालेगी कि ज्यादातर अपशिष्ट को या तो बिना ट्रीट किए या फिर आधा अधूरा ट्रीट करके बहा दिया जाता है। सीवेज को इस तरह नदी में बहाना एक बहुत बड़ी समस्या है। कहने का मतलब ये है कि नदी को दिल्ली शहर के एक ड्रेनेज सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कहते हैं कि नदियों में खुद को साफ करने की क्षमता होती है, पर यमुना के मामले में ये क्षमता
लाखों लीटर सीवेज और ढेर से कचरे के आगे मात खा जाती है और इस तरह ये नदी एकदम अनुर्वर और बेहद प्रदूषित हो जाती है। उन्नीस में सरकार ने गंगा को साफ करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई। कैबिनेट ने अप्रैल 1985 में गंगा एक्शन प्लान या गैप को स्वीकृति दी और ये वादा किया गया कि इस नदी को 5 साल में साफ कर दिया जाएगा। इस योजना में 261 योजनाएं थीं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के 25 शहरों में फैली थीं। बदकिस्मती से गंगा आज भी प्रदूषित है। अगर हमें इस गंभीर समस्या को सुलझाना है तो विभिन्न स्तरों पर संयुक्त प्रयासों की फौरन जरूरत है। अगर आम लोग इस काम में अपनी भूमिका अदा नहीं करेंगे तो हमारी सरकारी एजेंसियों की कोशिशें कामयाब नहीं होने वाली। गंगा नदी को हम माँ मानते हैं, इसका आदर भी करते हैं, इसको पूजते हैं, लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी आज गंगा है। सरकार हर प्रयास कर रही है इसको स्वच्छ करने के, इसको साफ करने के, लेकिन सब प्रयास विफल रहे हैं। 80% से ज़्यादा कूड़ा करकट हमारे घरों से आता है। इसके अलावा रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का भी प्रदूषण हमारी नदियों में उड़ेल दिया जाता है और ये सब हमारे परिवार को, हम सबको प्रभावित करता है। स्वेच्छा दिल्ली स्थित युवाओं द्वारा चलाया जाने वाला एक गैर सरकारी संस्थान है जो पर्यावरण और सामाजिक विकास के मुद्दों से जुड़ा है। ये संगठन 2004 से यमुना यात्राएं चलाता रहा है, जिनका मकसद था यमुना नदी के प्रदूषण और अनदेखी को खत्म करना। हम युवाओं के साथ काम करते हैं क्योंकि विरासत में ये नदी उन्हीं को मिलने वाली है जो फिलहाल बहुत बुरी हालत में है, लेकिन हमें इसके साफ होने की पूरी उम्मीद है और ये उम्मीद युवाओं के एकजुट होने पर ही कायम रह सकती है। तो हमने स्कूलों में, कॉलेजों में और समुदायों में कई प्रोग्राम शुरू किए हैं ताकि यमुना नदी के बारे में पहले जागरूकता फैलाई जाए, साथ ही यमुना को बचाने के लिए युवाओं की तरफ से सामूहिक कार्यवाही हो। हम सबको तुरंत ये समझना होगा कि पानी जीवन के लिए अति आवश्यक है और इसकी आपूर्ति सीमित है। तो अगर हम इसे प्रदूषित करते हैं और इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये खुद को ही विषाक्त बनाने जैसा होगा। हम पानी को प्रदूषित कर रहे हैं और इस प्रदूषण का लगभग 80% हिस्सा हमारे घरों से आता है। हम रोजाना अपनी नदियों में बड़ी मात्रा में जो कचरा फेंकते रहते हैं उसका सामना सरकार अकेले नहीं कर सकती। इस बात की फौरी जरूरत है कि कानूनों और जुर्मानों को फौरन सख्ती से लागू किया जाए और हमारी नदियों के किनारों पर जो फैक्ट्रियां अपना कामकाज कर रही हैं उन्हें तुरंत दूसरी जगह बसाया जाए। नदी के किनारों पर खेती की इजाजत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों की बड़ी तादाद बहकर हमारी नदियों में और फिर हमारी जल प्रणालियों में पहुंच जाती है। नदियों के किनारे बने मंदिरों के लिए ये आवश्यक होना चाहिए कि वो ऐसे विशेष क्षेत्र बनाएं जहां अस्थियों और फूल मालाओं को पूरे सम्मान के साथ विसर्जित किया जाए। स्थानीय समुदायों और नागरिकों को सामूहिक रूप से ये प्रयास करना चाहिए कि वो डिटर्जेंट, रासायनिक पेंट और घरेलू कचरे को नदी में न डालें। इनमें रसायन, हेयर डाई, इस्तेमाल किए गए मोटर व्हीकल के तेल और टॉयलेट क्लीनर जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। ये नदी की पर्यावरण प्रणाली के लिए घातक होते हैं। जहां तक संभव हो उपलब्ध पानी को रिसाइकिल और दोबारा इस्तेमाल करने के बारे में सोचें। हमारे नहाने और कपड़े धोने से जो पानी निकलता है उसका इस्तेमाल टॉयलेट को फ्लश करने और बाग की सिंचाई जैसी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जिससे ताजे पानी का इस्तेमाल घटेगा। जैसे इस एपिसोड में आपने देखा, पानी हमें जीवन देता है, पूरी पृथ्वी को हरा भरा रखता है, पर पानी सीमित है
और इसकी मात्रा घटती जा रही है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जल स्रोतों को साफ रखें और स्वच्छ रखें और पानी का उपयोग बहुत समझ बूझ कर करें। और अब समय आ गया है साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, इस जीव को पहचानिए, आइडेंटिफाई दिस क्रीचर। और इसका सही जवाब है क्वाला भालू। और आज के विजेता हैं आनंदी राय चंडीगढ़, काना राम गहलोत गुजरात, अदिति कालिया उत्तर प्रदेश, रोहित करभारी महाराष्ट्र और कामना सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा अर्थ मैटर्स की तरफ से एक टी शर्ट और सर्टिफिकेट और 10 विजेताओं को अर्थ मैटर्स के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट विनर्स हैं शालिनी शर्मा दिल्ली, SK एजाज आंध्र प्रदेश, नविता कर्णजालकर गोवा, प्रभा के मोदक चेन्नई, जानकी पांड्या गुजरात, डॉली भाटिया महाराष्ट्र, प्रशांत बेरा कर्नाटका, जयफुल नाथ असम, अंकित अग्रवाल छत्तीसगढ़ और R पवन कुमार झारखंड। और इस हफ्ते का सवाल है, ये बाघ क्या कर रहा है, इसके व्यवहार को पहचानिए। What is this tiger doing? Identify this behavior. अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है अर्थ मैटर्स, PO बैग नंबर 3, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110048। और हमारा ईमेल आईडी है dd.earthmatters@gmail.com। हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव और विचार हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमें आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे को लेकर, एक नई दिशा में, एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।